नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी न्यूज में। आपको आज हम एक नए विषय के साथ आए हैं। आपको बता दें कि इस समय पूरे देश में राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के एक एक भारतवासी के मन में वीके सिंह, जनरल वीके सिंह जो कि मोदी के मंत्री हैं, उनके बयान को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। पूरे देश में चर्चा हो रही है कि क्या भारत पीओके पर हमला करेगा, क्या भारत पीओके को ले पाएगा। ऐसे बहुत से सवाल हैं। आपको बता दें आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। हम 3 मुद्दों पर बात करेंगे कि भारत आखिर, पहली बात कि क्या भारत पीओके की कोई प्लान है, बिल्कुल है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, भारत के पास प्लान है तो क्या क्या प्लान है, हम इस पर बात करेंगे। तीसरा, भारत के जो प्लान है क्या वो अभी 1 आध साल के हैं या 2014 से ही मोदी उस प्लान में लग गए थे या उसके बाद लगे थे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको हम इस पूरे वीडियोस में बताने वाले हैं। हम अंत तक देखिएगा वीडियो। बहुत से ऐसे भी विषय लेकर के आएंगे जो अभी तक आपने कहीं भी नहीं सुना होगा। जी हां, कुछ ऐसे कनेक्शन की बात करेंगे जिसके बारे में लोगों ने सोचा तक नहीं होगा। हम वह भी कनेक्शन आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आपको पहले तो बात यह होती है कि क्या भारत पीओके को लेने के लिए प्रतिबद्ध है? बिल्कुल। आपको बता दें कि भारत ने अपनी संसद में 1949 में भी इस तरह का एक प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद लगातार 1964 की बात है जब लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इन लोगों ने भी प्रतिबद्धता जाहिर की थी और कहा था भारत पीओके भारत का अभिन्न अंग है, यानी संपूर्ण कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अगर हम बात करें कि भारत का पीओके कहां पर है और ये भारत से कैसे मिलता जुलता है, तो इसके बारे में बहुत से इतिहास बताए जा चुके हैं कि कबाली आक्रमण के समय में 21 अक्टूबर 1947 को जब भारत में विलय का जम्मू कश्मीर का हो रहा था, उसी समय पाकिस्तान ने पाख्तूनों को मिलाकर के एक बड़ा हमला किया था और हजारा नाम के जो वहां पाख्तून थे उन्होंने इस पर हमला किया और भारत के जो गुलाम कश्मीर, जिसको आज हम बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसका जो वर्तमान कश्मीर है उसका 3 गुना है, उसको उन्होंने कब्जे में लिया। और दुर्भाग्य से जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ में गए तो वहां पर उस समय रक्षा मंत्री अय्यारंगा हुआ करते थे और नेहरू जी ने उन्हें भेजा कि नहीं, हम युद्ध विराम की घोषणा करते हैं। बल्कि भारतीय सेनाएं उस समय इस स्थिति में थी कि वो पूरे के पूरे कश्मीर को छुड़ा सकती थी। वो एक बड़ा अवसर हमारे पास था। कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि क्या पाक अधिकृत कश्मीर को लेने का अवसर हमारे पास नहीं आया? बिल्कुल आया। आपको बताना चाहेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर के भारत के पास कई अवसर आए, चाहे वो 65 का युद्ध हो, चाहे वह आपका 71 का युद्ध हो। ये दोनों ही युद्ध इतने भीषण भारतीय सैनिकों ने लड़ा और अपने बलवीर शौर्य का परिचय देते हुए उन्होंने दांत खट्टे कर दिए थे पाकिस्तान के। 71 के युद्ध में तो हमने दुनिया में रिकॉर्ड बनाने का काम किया कि 91,000 युद्धबंदी भारत ने बनाने का काम किया। यह छोटी मोटी घटना नहीं थी। आपको बताएं कि पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर के भारत के प्रत्येक राष्ट्रभक्त नागरिकों के मन में सांप लौट जाता है जब वो कहते हैं कि पीओके पाकिस्तान पर का नियंत्रण है। पीओके पर फिलहाल भारत का बच्चा चाहता है कि पीओके भारत का हिस्सा है और भारत में आना चाहिए। यह लड़ाई 75 वर्षों से चल रही है और 75 वर्षों में पीओके के कारण ही कश्मीर ने दंश झेला है आतंकवाद का, कश्मीर ने दंश झेला है हिंदू नरसंहार का, कश्मीर ने दंश झेला है अनेकों हिंदू मंदिरों के ध्वस्त होने का। आपको बताएं कि यह पीओके ही वो नासूर है जिसने भारत को बार बार छलनी करने का काम किया, चाहे वो पुलवामा का अटैक हो, चाहे भारत में होने वाली लगभग 1800 आतंकी घटनाएं हो। इन सब में पूरी तरह से अगर योगदान किसी का रहा तो यह पाक अधिकृत कश्मीर का ही रहा। आपको अब बताते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर के मोदी के आने के बाद ऐसी कौन सी प्लानिंग हुई जिसको लेकर के बात हुई। पहले हम बात करते हैं लोगों के बयानों की। आपको बताएं कि पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर के जितनी चर्चाएं मोदी गवर्नमेंट में हुई और खास तौर पर 2019 के बाद हुई, उतनी कभी भी बातें आज तक भारतीय राजनीति के संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों ने नहीं किया। आपको बताएं कि भारतीय राजनीति में मोदी सरकार के कई मंत्रियों के ऐसे बयान आए हैं और भारत सरकार के जो थल सेना के कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने आए दिन कोई ना कोई ऐसे बयान देते रहते हैं। पीओके पे लेकर के जिस प्रकार सहजता से लेफ्टिनेंट उपेंद्र द्विवेदी, जो कि कश्मीर के उसी फ्रंट को देखते हैं, वो कहते हैं कि सरकार का आदेश देना काफी है, हम कुछ ही घंटों में पाक अधिकृत कश्मीर अपने पास कर लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एडीएस सलूजा जो हैं उन्होंने भी कहा, जो कि चिनारा देखते हैं, चिनारा बॉर्डर देखते हैं, उन्होंने भी कहा कि सरकार के आदेश करने की बात है, हम कुछ ही घंटों के अंदर पाक अधिकृत कश्मीर को पूरा अपने नियंत्रण में ले लेंगे। फिर अगर हम बात करें तो देश के रक्षा मंत्री ने लगातार 1 नहीं 2-3 बार ऐसे बयान दिए। श्री राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने भी कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर जहां पर मां शारदा का मंदिर है उसको हम लेके रहेंगे, जो कि नीलम घाटी की तरह
तरफ है और पहाड़ से 65 फुट ऊंची पे स्थित है। आपको बता दें ये वही शारदा पीठ है जिसमें शंकराचार्य जाकर के वहां पर शास्त्रार्थ करते हैं और मां शारदा स्वयं उनसे कहती हैं, शारदा का मतलब मां सरस्वती स्वयं उनसे कहती हैं, लक्ष्मी जी कहती हैं कि अब आपको यहां पर इस पीठ के माध्यम से इस पीठ के असली उत्तराधिकारी आप ही हैं। कुल मिलाकर के शंकराचार्य बनने के लिए शारदा पीठ पर शास्त्रार्थ करना अनिवार्य होता था। आज भी कहा जाता है कि वहां वो मंदिर हिलने लगता है। फिलहाल अब वो मंदिर खंडहर में बदल चुका है और राजनाथ जी ने इसी की घोषणा अपने लद्दाख के एक दौरे पर की थी और उन्होंने कहा था, मां अभी हमारी यात्रा अधूरी है, अभी भारत संपूर्ण नहीं हुआ है और अखंड भारत जैसे शब्दों की चर्चा भी करी। आपको बताएं, अखंड भारत की चर्चा भारतीय जनता पार्टी सदैव करती रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष मोहन भागवत जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हैं, उन्होंने भी अखंड भारत की चर्चा करी। अखंड भारत की चर्चा को लेकर के आए दिन कोई ना कोई बातें होती रहती हैं और तब विपक्ष ये प्रश्न उठाता है कि क्या पाक अधिकृत कश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को फिर से भारत में मिलाया जाएगा। फिलहाल वो दूर की कौड़ी है, लेकिन जिस प्रकार गुलाम कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर में जिस प्रकार हंगामा हो रहा है, जिस प्रकार वहां के लोकल लोग पूरी तरह से मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, ये अपने आप में एक आश्चर्यचकित चीज है। फिर यह स्थिति बनी क्यों? भारत ने वह स्थिति पैदा करी, उसके बाद बननी प्रारंभ हुई। 2014 के बाद ही भारत के प्रधानमंत्री ने आक्रामक रुख अपना लिया था पाकिस्तान के खिलाफ। आपको बताते हैं कि 2014 में भारत के प्रधानमंत्री ने जब शपथ ली थी नरेंद्र मोदी ने, तो उन्होंने अपने सार्क देशों के लोगों को बुलाया था, जिसमें नवाज शरीफ जो कि प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, उनको भी बुलाया। उस समय सुजाता सिंह हमारी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ करती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद हाउस में लगभग सभी राष्ट्राध्यक्षों से बात किया, लेकिन नवाज शरीफ से स्वयं बात नहीं किया। नवाज शरीफ खुद बोलते थे और सुजाता सिंह प्रधानमंत्री मोदी के बोले हुए जवाब देती थी। आपको बताया उसी में प्रधानमंत्री ने कहा था कि बम और बारूद नहीं चलेगा। यह पहला देश का ऐसा लीडर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसने घर में बुला के चाय पिला के दो टूक शब्दों में कहा कि अब बम और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चलेगी, अब आतंकवाद पर लगाम लगाना ही पड़ेगा। फिलहाल वह स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई। उसी के आने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक काम और किया, केंद्र की मोदी सरकार ने, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी दूतावासों में अलगाववादियों, सेपरिस्टों की जो मीटिंग्स होती है और पाकिस्तान दिवस मनाने का जो कार्यक्रम करता है पाकिस्तान, उसमें सेपरिस्टों के जो कार्यक्रम है उसमें आधिकारिक रूप से कोई ना कोई मंत्री पहले की सरकारों में जाता रहा है। मोदी ने इसको बंद किया और वहां पर सबके जाने पर रोक लगाई। धीरे धीरे स्थितियां बदलती गई और स्थिति तब बदली जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2019 में 370 को खत्म किया और 35 को खत्म किया। यह एक ऐसा अभूतपूर्व परिवर्तन था जिसकी आप कल्पना भी नहीं करेंगे। फिलहाल बात अगर हम 2016 की करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की, तो वही बड़ी तगड़ी सर्जिकल स्ट्राइक थी और उसके बाद बार बार संदेश देने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। आपको बताएं कि केंद्र की मोदी सरकार ने सीज फायर, हम सुनते आए हैं कि सीज फायर वायलेशन आए दिन पाकिस्तान करता था। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में ही जवाब दिया और तगड़े से जवाब दिया, जिसका परिणाम आया कि आज जब सीज फायर दोबारा हुआ उसके बाद एक भी पटाखे तक नहीं देखते हैं पाकिस्तान की तरफ से। हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो 2016 की घटना है जिसमें हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाया और उनके टेररिस्ट कैंपों में घुस करके आतंकियों को मारने का काम किया। फिर अगर पुलवामा घटना के बाद अगर हम बात करें तो हमने एयर स्ट्राइक की और वो एयर स्ट्राइक करने के बाद हमने वहां भी आतंकी लॉन्चिंग पैड को समाप्त किया पीओके के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत ने द्विपक्षीय व्यापार बंद कर दिया। आपको बता दें कि भारत का द्विपक्षीय व्यापार की अगर हम बात करते हैं तो कुल आयात निर्यात का 1% हम निर्यात करते थे पाकिस्तान को और पाकिस्तान हमसे सिर्फ 0.17% ही आयात करता था। यानी कुल मिलाकर दोनों के पे कोई फर्क नहीं पड़ना था, भारत पे तो बिल्कुल ही नहीं पड़ना था। और नरेंद्र मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने जब सप्लाई चेन को लेकर के बहुत सी चीजों के आयात को रोके और मोस्ट फेवरेट नेशन जो दर्जा दे रखा था पाकिस्तान को, वो भी नरेंद्र मोदी ने इमीडिएट खत्म कर दिया। और आपको बताएं उसका परिणाम इतना भयानक आया कि जब मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा खत्म किया गया तो आयात शुल्क बढ़ गए और वहां परिस्थितियां बदल गई। वहां पर जो आयात होता था, निर्यात होता, जिसकी वजह से वहां पर महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई और 2370 समाप्त होने के बाद जिस प्रकार बड़ी कार्रवाई हुई और अभी कल की घटना है, देश के जो सरकार है और वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 4200 आतंकियों के संपत्तियों को अटैच किया। आपको बता दें ये 4200 वो आतंकी हैं जम्मू कश्मीर के जो गुलाम कश्मीर में जाकर के बैठ के वहां लॉन्चिंग पैड चलाते हैं, लड़कों की भर्तियां करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करके और आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। यह करने के बाद वह एक बड़ी
काम बड़ी साजिश रचते हैं और आए दिन जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने का प्रयास करते थे। ऐसे ही 4200 आतंकियों की सूची बनाई गई है। आपको यह भी बता दें, उन 4200 आतंकियों पर जो कार्रवाई होने जा रही है, उनकी संपत्ति का जो अटैचमेंट करने सरकार जा रही है, उनमें वो आतंकी भी हैं जो सरकारी तंत्र में अलग अलग विभागों में बाबू के रूप में रहे हैं और जिनकी मुखबरी से हिंदू वर्कर वहां मारे गए, हिंदुओं को वहां गोली मारी गई और टेरर फैलाने का काम 370 खत्म होने के बाद किया गया। आपने ऐसी कई घटनाएं सुनी होंगी जिसमें कश्मीरी ब्राह्मणों को फिर से मारने का काम इन लोगों ने शुरू किया था। उन पर भी तगड़ी कार्रवाई हो रही है, उनको भी चिन्हित कर लिया गया है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहे थे। आपको बताएं, पीओके को लेकर के ऐसे ही कोई बातें नहीं आई हैं। इसको लेकर के यह भी बताना चाहेंगे कि जो आतंकी लॉन्चिंग पैड को बार बार ध्वस्त करना, और अब तो भारत के जो सैनिक हैं और उसको लेकर के जो आईबीजी बनाया गया, इंटीग्रल बैलेट यूनिट बनाया गया, ग्रुप बनाया गया है, उसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के तीनों कमांडो हैं जो लगा, उनको तीनों ट्रेनिंग दी गई है। यानी अगर वहां पानी हो तो भी वो चले जाएंगे, पहाड़ हो पत्थर हो, मतलब वो सबसे आईबीजी जो है वो सबसे टॉप क्लास का हमारा जो ग्रुप है कमांडो का, वो अब रखवाली करता है हमारी सीमाओं की। यहां तक कि आए बगाए अगर उसको लॉन्चिंग पैड पर जाकर के आतंकियों को मारना भी हो तो वो क्रॉस दी बॉर्डर जाकर के मारता है। आपको यह भी बता दें, नरेंद्र मोदी के आने के बाद जिस प्रकार हमने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक किया और साथ में आतंकियों को जाकर के घुस के मारने का काम किया है, इसके बाद पूरी दुनिया में भारत ऑफेंसिव नेशन ना होकर के, डिफेंसिव नेशन ना होकर के ऑफेंसिव नेशन में जाना जाता है। कहने का मतलब यह है कि महाभारत काल से भी भारत ने किसी पर पहले चढ़ाई नहीं की थी, लेकिन यह पहली घटना है कि अब हम आतंकियों को देखते ही दौड़ा के घर में घुस के मारने लगे हैं। यह नरेंद्र मोदी के आने के बाद नैरेटिव चेंज हुआ है। आपको फिर बताते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जिस प्रकार की नाकेबंदी की जा रही थी पाकिस्तान की, पूरी तरह से आइसोलेट हो गया है। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी के वो 3 प्लान क्या हैं जिस पर नरेंद्र मोदी काम लगातार कर रहे हैं। आपको बताएं कि अभी तक जो भारत के रहने वाले लोग जाकर के गुलाम कश्मीर में आतंकी लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद के कमांडर बनकर के पूरे कश्मीर को दहलाते थे, आज वो एक एक करके पाकिस्तान के अंदर ही टपकाए जा रहे हैं। उनको आए दिन उनको मारा जा रहा है। अभी आपने कल की परसों की घटना है जिसमें अबू कासिम रियाज अहमद उर्फ रियाज अहमद को, जो कि लश्कर तैयबा का और हाफिज सईद का राइट हैंड है, उसको मार दिया गया। आपको बताएं कि वो कमांडर है, वो नमाज पढ़ रहा था, 2 लोग हेलमेट लगा करके आए और उसको वहीं पर गोली मार दी गई। कहने का मतलब यह है कि अब भारत घर में घुस घुस के मार रहा है। अब तक की 18 ऐसे आतंकवादी हैं जो राइट हैंड की तरह काम करते थे, हाफिज सईद के लिए, मोहम्मद अजहर के लिए, उन सभी को एक एक करके कहीं कोई रावलपिंडी में मारा जा रहा, कोई इस्लामाबाद में मारा जा रहा, कोई गुलाम कश्मीर में मारा जा रहा। स्थिति यह हो गई है कि अब गुलाम कश्मीर के लोग उनके विरोध में खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों ने यहां आतंकी लॉन्चिंग पैड बना करके नरकी जीवन जीने के लिए हमें मजबूर कर दिया है। कल ही एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें एएनआई ने जारी किया और उसमें बताया कि किस तरह लोग वहां गुलाम कश्मीर में यानी पाक अधिकृत कश्मीर में किस प्रकार मोदी की बात कर रहे हैं, और जो ये मोदी हमें बचा ले, हमें भूख से बचा ले, इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं वो उन्होंने एलओसी के पास से ही आवाज आई। गुलाम कश्मीर में नहीं, एलओसी के पास से आवाज आ रही है। और गुलाम कश्मीर में सैयद सज्जाद नाम का एक व्यक्ति है जो ट्विटर पर काफी चीजें लिखता रहता है और इस प्रकार की चीजें पोस्ट करता है। आपको बता दें कि गुलाम कश्मीर बॉक्साइट, कोयला और ऐसे कई प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है और इसी के माध्यम से गुलाम कश्मीर बहुत ही क्रीम जगह है और उसको लेकर के पाकिस्तान का जो रवैया है वो बड़ा ही घटिया टाइप का है। आपको बताएं, पाकिस्तान एक तरफ उसे अपना हिस्सा बोलता है लेकिन उससे रेवेन्यू कमाने के बाद टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 0.1% ही वहां खर्च करता है। आपको बताएं, वहां के रहने वालों भूख से मर रहे हैं और स्थिति यह है कि वहां पर एक प्रोजेक्ट लगा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसमें 3000 मेगावाट बिजली पैदा होती है और वह बिजली पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से 1-1.5 रुपए में खरीदता है पाकिस्तान और उल्टा वापस उन्हें 52 रुपए में बेचता है। महंगाई चरम पे है, खाने को नहीं है और यह आतंक स्थिति बनती चली जा रही है। आपको बताएं कि पाक अधिकृत कश्मीर की जो सीमाएं हैं वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से जुड़ती हैं, अफगानिस्तान से जुड़ती हैं, चीन के झिंजियांग से जुड़ती हैं और भारत के कश्मीर से तो जुड़ी ही हैं। यानी अगर जिस दिन पाक अधिकृत कश्मीर हमारे पास होगा, अफगानिस्तान हमारा नेबरहुड होगा और इसके अलावा चीन भी हमारा नेबरहुड हो जाएगा।
आपको बताते हैं कि पाकिस्तान क्यों हमारे लिए पाक अधिकृत कश्मीर आवश्यक है। चूंकि वह हमारे धार्मिक स्थलों का केंद्र तो रहा ही है, वह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण वहां पर ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हम चाइना को भी काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आपको बता दें जो वहां की परिस्थिति बनी है, और सिर्फ गुलाम कश्मीर की ही नहीं, पूरे पाकिस्तान की स्थिति बड़ी ही बेढब हो चुकी है। अब हम जरा कूटनीतिक स्तर पर बात करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने कूटनीतिक स्तर पाकिस्तान को कहां पहुंचा दिया है। आपको याद होगा कि एक समय था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और बड़े जोर उनको अमेरिका भी तवज्जो देता था। एक समय था कि पाकिस्तान को पश्चिम के देश बहुत तवज्जो देते थे। एक समय था कि पाकिस्तान को इंडियन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, वो उसको बड़ी तरहीज देते थे, उसकी सारी बातों को मानते थे। आपको ध्यान होगा जिसमें सुषमा स्वराज को इस्लामिक देशों के ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बुलाया गया था, पाकिस्तान नाराज होकर नहीं गया था। अब पाकिस्तान की नाराजगी से कोई लेना देना नहीं है। अभी आपने देखा G20 का सम्मेलन खत्म हुआ और सऊदी प्रिंस सलमान यहां पर आए थे, जिनको गॉर्ड ऑफ ऑनर भारतीय प्रधानमंत्री ने दिया और भारत में राष्ट्रपति भवन में दिया गया, और उसके बाद हैदराबाद हाउस में 8 विषयों पर उनसे समझौता किया गया। आपको बता दें नरेंद्र मोदी के आने के बाद अगर भारत के सबसे अच्छे रिश्ते वैसे तो पूरी दुनिया में हो रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें, इस्लामिक देशों की बात करें, तो अब तक की भारतीय राजनीति के इतिहास में अगर कूटनीतिक स्तर पर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी से ज्यादा अच्छे संबंध इस्लामिक राष्ट्रों से किसी ने नहीं बनाए। और ऐसे संबंध कि ईरान और इराक से बिल्कुल नहीं पड़ती, लेकिन दोनों उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने घूम रहे हैं। और इजराइल और इराक से नहीं पड़ती, ईरान से नहीं पड़ती, फिलिस्तीन से नहीं पड़ती, और दोनों के साथ भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आप सोचिए, सऊदी अरब भारत की बात मानता है और पाकिस्तान नहीं गया। आपको बताया एक समय था कि पाकिस्तान जब भी उनसे पैसा मांगता था, जब भी कोई बात करता था, तो यही सारे मुल्क भारत के खिलाफ खड़े होते थे। आज की स्थिति यह है कि एक भी इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, एक्सेप्ट तुर्किया। इसके अलावा कोई भी ऐसा मुस्लिम कंट्री नहीं है जो इनके साथ खड़ा हो जाए। चाइना जो इनके साथ खड़ा था, उसने वन बेल्ट वन रोड के मामले से इनको इतने कर्ज में डाल दिया कि आज पाकिस्तान की आवाम को खाने के लाले पड़ रहे हैं। महंगाई चरम पे है, 300 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि ये सारी चीजें एक दिन में नहीं हुई। नरेंद्र मोदी 2014 में आते हैं, धीरे धीरे करते करते यहां तक जाते हैं, और 2019 में द्विपक्षीय व्यापार भी खत्म कर देते हैं। अब आपको बताते हैं कि तीन तरह से भारतीय राजनीतिक काम कर रहे हैं। एक और आपको बात बताते हैं कि जो गुलाम कश्मीर है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, वहां के एक ट्विटर हैंडलर ने जारी किया कि आज के 2 महीने पहले ट्विटर ने उसको भारत का हिस्सा दिखाना शुरू कर दिया है, पीओके को। ये एक बड़ी घटना है। ट्विटर ने नक्शे जो जारी किए उसमें उसको एक बड़ा भारत का हिस्सा बताया। ये एक बड़ी घटना है, छोटी घटना नहीं है। आपको बताया ऐसे ही एक एक करके भारत लगातार कई प्रहार कर रहा है। अभी वहां तहरीके तालिबान ने उनके 5 गांवों पर कब्जा कर लिया और 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया। इस प्रकार की घटनाएं रोज सुनने में आ रही हैं। आपको बता दें पाख्तूनी जो है वो डूरंड रेखा को नहीं मानते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के कई हिस्सों पर अपनी दावेदारी कर रहा है। लगातार विरोध के स्वर पाकिस्तान के बलूच से भी आ रहे हैं, गिलगिट से भी आ रहे हैं, और यहां तक कि पाकिस्तान के मूल में अगर आप चले जाए कराची, सिंध, पंजाब, वहां भी बड़ा विरोध हो रहा है इस समय। और वहां भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोग अपेक्षा लगाए बैठे हैं। वहां के लोग ये मानते हैं कि हम अगर भारत में आ जाएं तो अच्छी बात है। फिलहाल ये कपोल कल्पित कल्पना है, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहेंगे कि गुलाम कश्मीर जिसको पीओके कहते हैं, वहां के लोग भारत में आने के लिए आतुर है। आपको बताएं वहां पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त रोष है, और इसके अलावा पाकिस्तान की सीमाएं बड़ी असुरक्षित हो गई हैं तालिबान के बनने के बाद। तालिबान में जो पाख्तून गए हैं वो अपने आप को पाकिस्तानी मानने से इंकार करते हैं। वो सीधे कहते हैं कि हम पाख्तून है, पठान है, इनका हमसे कुछ मतलब नहीं। भाषाई आधार पर पाकिस्तान में बड़ी जबरदस्त संघर्ष चलते हैं, आए दिन लोगों पे हमले करने, ये सब सामान्य बात है। मूल बात पर आते हैं कि भारत ने इसका क्या प्लान बनाया है कि हम करेंगे। पहला प्लान तो जैसा आप लोग सुनते हैं कि अक्सर आर्मी चीफ कहते हैं कि हम वहां पर हमला कर देंगे और उस पर कब्जा कर लेंगे। बिल्कुल ये हो सकता है, इसमें कोई दो बड़ी बात नहीं है। आप में से कई दर्शक कहते होंगे कि क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। अगर यूक्रेन पर रशिया अटैक कर सकता है तो हो सकता है, लेकिन मैं वैलिड उत्तर देना चाहूंगा, और मैं आपको बिल्कुल ही सैद्धांतिक रूप से बताना चाहूंगा। आपने क्रीमिया का नाम सुना होगा, जिसको रशिया ने सैनिक बल के आधार पर कब्जा किया और वहां पर बने हुए हैं। क्रीमिया उनसे नहीं रहना चाहता उनके साथ, और क्रीमिया ही एक और प्रकरण है क्रीमिया का, जिसकी वजह से यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। आपको फिर बताते हैं, जिस ब्रिटेन को जो हमें बड़ी नैतिकता देता है, और ब्रिटेन और पश्चिम के देश बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कहीं पर इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं ब्रिटेन ने भी हवाई द्वीप पे ऐसे ही कब्जा कर रखा है। तीसरा देश चीन है, जिसने जिंजियांग प्रांत में, जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है, और ये रशिया
ऑस्ट्रेलिया से जब यूएसएसआर टूटा था उसी समय हटा था, वहां भी उसने सैनिकों के बल पर कब्जा कर रखा है। ना तो उन्हें रोजा रखने देता है, ना नमाज पढ़ने देता है, ना मस्जिद बनने देता है, और भी बहुत उनके साथ दुराचार व्यवहार करता है। उसके बावजूद भी पूरा देश, पूरी दुनिया चुप बैठी हुई है। खासतौर इस्लामिक कंट्रीज और भारत के रहने वाले वो सो कॉल्ड सेकुलर, जो मुस्लिमों के लिए अपनी आंसू चुआते हुए रुकते नहीं हैं, दिन भर रोते हैं, रात दिन रोते हैं, वो वहां पर कम्युनिस्ट की जो सरकार है उसके खिलाफ वो एक चू तक नहीं बोलते हैं। ना कोई मौलाना बोलता है, ना कोई मीडिया के जो चीनी मीडिया के पैरोकार हैं वो भी नहीं बोलते हैं। दूसरी बात, ये पहली बात है कि क्या भारत वहां पर आक्रमण करेगा? कर सकता है, बिल्कुल भारत आक्रमण कर सकता है और यह भी संभव है। लेकिन आपको दूसरी चीज बताता हूं कि दूसरी चीज है कि जिस प्रकार 1971 में जो हमने बांग्लादेश को अलग किया था, वह भी स्थिति बन सकती है। एक स्थिति ऐसी भी सूत्र बताते हैं कि वहां पर जो लोकल जो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं पाकिस्तानी सरकार का, उनको लेकर के एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है और एक बड़ी भूमिका अदा की जा सकती है, और उनको अलग करने के बाद फिर भारत में उनका विलय किया जा सकता है, या नहीं भी कर सकते हैं, या दोनों परिस्थिति पैदा हो सकती है। आपको बताएं कि जब मुक्ति वाहिनी बनाई गई थी और बांग्लादेश को अलग किया गया था, तो वो कोई एक आध दिन का काम नहीं था। इसलिए लगता है कि भारत सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दिल में कसक है कि हम पीओके जब तक हमारा नहीं होगा, दिल में कसक रहेगी। रक्षा प्रधान गृह मंत्री हमारे अमित शाह कहते हैं, सदन में कहते हैं कि मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, अगर पीओके लेना है तो हम लाश से गुजर के जाएंगे, मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा, हम पीओके भी एक दिन लेकर के आएंगे। एक बड़ी बात बोलते हैं। देश के पीएमओ को, मंत्रालय को देखने वाले जितेंद्र सिंह भी कहते हैं कि जल्द ही पीओके हमारा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी घटना मैंने बताई कि पीओके इस तरह भी लिया जा सकता है जैसे बांग्लादेश को अलग किया गया था। तीसरी घटना यह हो सकती है कि भारत एक कूटनीतिक तरीके से पीओके को ले सकता है। आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान की हालत बड़ी माली है, और ऐसी स्थिति में भारत में लगभग 2 सालों से इस पर काम बहुत तेजी से हो रहा है। सूत्र ये बताते हैं कि भारत की सरकार लगातार यूएई, सऊदी अरब, दुबई और ऐसी बड़ी इस्लामिक कंट्री जिनका प्रभाव पाकिस्तान पर है, उनसे लगातार बातचीत कर रहा है, और उनसे बातचीत में तालिबान भी शामिल है अफगानिस्तान की सरकार के नाते, और इन पर बातचीत चल रही है कि पीओके को लेकर के पाकिस्तान को राजी किया जाए। हो सकता है जिस प्रकार 370 हटने के बाद एक बूंद रक्त पूरे भारत में नहीं गिरा, जिस प्रकार श्री राम जन्मभूमि के निर्णय आने के बाद एक बूंद रक्त भारत में नहीं गिरा, हो सकता है कि बिना कोई गोली चलाए, बिना कोई एक रक्त बूंद बहाए, भारत पीओके को भी ले ले। अंडर द टेबल भारत सरकार के एनएसए अजीत डोभाल, एस जयशंकर और भारत सरकार के ऐसे कई ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेटिक्स जाकर के लगातार अब तक की 7 राउंड वार्ता यूएई में कर चुके हैं, और वो पाकिस्तान को मनाने में लगे हुए हैं कि इनके माध्यम से उनको बताया जाए कि आप पीओके को लेकर के कोई तीसरा रास्ता, समझौतावादी रास्ता निकालिए। हो सकता है वो रास्ता क्या होगा, कैसे होगा, उस पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। माना तो यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बदतर हो चुकी है कि भारत उनको उनके कर्जे के लिए एक बड़ा अमाउंट देकर के भी इस हिस्से को ले सकता है। ऐसी सिर्फ चर्चाएं हैं, क्या है क्या नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन ये एक बड़ी भूमिका में आएगा, और यूएई कनेक्शन निकल रहा है पीओके में। हो सकता है कि वो स्थिति बन रही हो, अभी जो इस समय के प्रधानमंत्री हैं वह भी इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे कठिन अगर कोई सॉल्यूशन है तो तीसरा सॉल्यूशन है जो यूएई से आता है। इतनी आसानी से पाकिस्तान मानने वाला नहीं है, लेकिन जो परिस्थिति उसके सामने बनी है, जिस प्रकार भारत ऑफेंसिव नेशन बन करके लगातार हमले कर रहा है, लगातार आतंकियों को ठिकाने लगा रहा है, लगातार सेना प्रहार कर रही है, और जिस प्रकार सेना हमारी पूरी जोश के साथ, खरोश के साथ, उत्साह के साथ, वीरता के साथ जाकर के पीओके में आए दिन इस प्रकार के लॉन्चिंग पैड को तबाह कर रही है, आतंकियों को मार रही है, उससे लगता है कि पाकिस्तान की अकल ठिकाने पे है। क्योंकि आज के समय में पाकिस्तान की पहली प्राथमिकता है अपने यहाँ महंगाई कम करना, कर्जे को कम करना, और एक सही दिशा में अपने व्यापारिक और अपने सरकार को चलाना है। आर्थिक प्रबंधन करना उसकी सबसे बड़ी जरूरत है। तो हो सकता है कि यूएई और दुबई, सऊदी अरब, इनके प्रयास से एक और निर्णय निकलकर सामने आएगा जो आश्चर्यचकित निर्णय भी हो सकता है। फिलहाल ये 3 ही विषय हैं जिसके आधार पर भारत पीओके को ले सकता है, और जिस प्रकार मंत्रियों के बयान आ रहे हैं उससे तो यह तय है कि भारत पीओके को जल्द ही ले सकता है। लेकिन जल्द का मतलब यह नहीं है कि 1-2 महीने मिलेगा। हो सकता है कि अगले 2024 के चुनाव के बाद जिस प्रकार
2019 का चुनाव जीतने के तुरंत बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी ने 370 पर एक बड़ा प्रहार किया था। हो सकता है उसी तरह पीओके भी 2024 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री ऐसा कुछ कर सकते हैं। आपको बताते हैं कि ऐसी संभावना क्यों जताई जा रही है। आपको बता दें कि 2018 दिसंबर से ही लगातार अरुण जेटली जी उस समय जीवित थे। 2018 दिसंबर से ही अरुण जेटली जी ने लगातार जम्मू कश्मीर के 370 पर ब्लॉग लिखना शुरू किया था और मैं उसको बहुत ध्यान से देखता था। मैं अपने मित्रों से भी इसकी चर्चा करता था कि ये जो ब्लॉग लिखे जा रहे हैं क्या 370 खत्म होगा। कोई मानने को तैयार नहीं था। कुछ लोगों को लगा हो सकता है चुनावी स्टैंड के रूप में भाजपा इस प्रकार की बातें बोलती रहती है, कोई नई बात नहीं है और मोदी भी शायद ऐसा नहीं करेंगे। फिलहाल 2024 का चुनाव खत्म हो गया और खत्म होने के बाद जब वो जीत करके आते हैं तो पहला जो संसद का सत्र होता है 2019 में अगस्त में मानसून सत्र, उसी में वो धमाका करते हैं पहले ही दिन और 370 खत्म कर देते हैं। फिलहाल ऐसा ही कुछ सुनने को आपको कभी भी किसी भी दिन मिल सकता है। हो सकता है रात को आप सो रहे हो और सवेरे आपको खबर मिल जाए कि पीओके में भारत की सेना जा चुकी है और भारत वहां का पूरा नियंत्रण ले चुका है। जी हां, देखते रहिए हमारे साथ केकेडी न्यूज। ऐसे ही कुछ और खोजी चीजें हम आपके सामने लाते रहेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।